नमस्कार दोस्तों, द विजन दृष्टि में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आई दृष्टि के बिहार वाले सेक्शन पर और देखेंगे बिहार से संबंधित जो करंट अफेयर है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला है इसमें बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। ठीक, तो इसमें बात किया जाए तो अभी हाल ही में बिहार मंत्रि परिषद की बैठक हुई और उसमें बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप समिति का गठन किया गया। ठीक, और इसके तहत क्या होगा कि वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ठीक, तो एग्जाम की दृष्टि से हम याद रखेंगे कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो वैशाली में। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे हम लोग बात करें बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड। इसमें देखा जाए तो अभी हाल ही में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, ठीक, हेतु राज्य में कार्यरत सहकारी संस्था बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड, ठीक, को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नामित किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसे भी जैसे राष्ट्रीय स्तर पर है तो उसी प्रकार से बिहार में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी से नामित किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट और चलते हैं कि नेक्स्ट है इसमें ईशान किशन है। ईशान किशन जो भारतीय क्रिकेटर हैं, अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन्हें सम्मानित किया है। ठीक है, सम्मानित में क्या किया है तो ईशान किशन को 1 करोड़ रुपए का चेक और प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान किया है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग केवल इतना याद करेंगे एग्जाम के हिसाब से कि अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया है, तो ईशान किशन को। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनने की यही उम्मीद है। और आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं दरभंगा हवाई अड्डा। दरभंगा हवाई अड्डा, इसकी बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा जो है सीआईएसएफ को सौंपी है। ठीक, सीआईएसएफ के जो पुलिस महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन को इस सीआईएसएफ का फ्लैग एवं सांकेतिक चाबी प्रदान कर दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा की कमान सौंपी है। ठीक, तो इसमें से केवल एक ही बात याद रखेंगे, अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे को सीआईएसएफ के सुरक्षा में सौंप दिया गया है, तो दरभंगा हवाई अड्डे को, ये चीज़ याद रखेंगे। और हम लोग आगे बात करते हैं और नेक्स्ट पर चलते हैं। किशनगंज में सीआईएसएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। ठीक, तो पता होना चाहिए अभी हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल द्वारा किशनगंज जिले में एक लगभग 110 एकड़ सरकारी जमीन पर सीआईएसएफ के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापना के लिए इसे प्रदान किया गया। ठीक, तो यहाँ से केवल एक ही बात याद रखेंगे कि बिहार में भी किस जिले में हाल ही में सीआईएसएफ के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो पता होना चाहिए किस जिले में, किशनगंज जिले में। ठीक, और यहाँ पर 1,000 जवानों को आधुनिक और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है नित्या पांडे। ठीक, नित्या पांडे ये बिहार के औरंगाबाद के हैं। ये अभी ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियन में प्रतिभाग लिए थे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि बिहार से अभी बॉक्सिंग चैंपियन अंडर 15 और अंडर 17 में कौन गए थे, तो नित्या पांडे। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम। बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम, इसमें क्या है कि बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य के चयनित शहरी केंद्रों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं उत्पादक तथा एकीकृत आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए, ठीक है, आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन ऋण की सहायता प्राप्त कर बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम, ठीक है, बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम क्रियान्वित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने की मंजूरी की है, प्रदान की है। ठीक, तो हम लोग यहाँ याद रखेंगे कि अभी हाल ही में जो बिहार में शहरी परिवर्तन कार्यक्रम किया जा रहा है या इसका संचालन किया जा रहा है, तो किस संस्था के सहयोग से किया जा रहा है, तो विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक, तो यहाँ से एक पॉइंट ये याद रखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट बात करते हैं
जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय। ठीक, तो हम लोग इसमें याद रखेंगे कि इसको पहले देख लेते हैं। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कला एवं संस्कृति विभाग के संग्रहालय निदेशालय के अंतर्गत स्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में वचनालय स्थापित करने एवं संग्रहालय का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वचनालय करने का स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल नाम यहाँ चेंज किया जा रहा है, तो इससे बहुत कुछ उम्मीद नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा। और आगे देखते हैं कि इसी बैठक में संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक, ये पटना में है, तो इसका नामकरण जो है बदलकर पटना केवल करने का सोचा जा रहा है। ठीक, तो आगे बात करते हैं हम इसमें, और यहीं पर है एक संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी। ठीक, इसका भी नाम चेंज करके पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो याद रखेंगे यहाँ से, केवल यहाँ से नाम चेंज हुआ है और यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अवशेष के प्रावधानों में संशोधन। ठीक है, इसमें संशोधन कुछ किया गया है। बिहार मंत्रिमंडल द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सतत अनुरक्षण के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष, ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म है अवशेष, के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है। बाकी इसमें बहुत कुछ है नहीं, तो ये पहले से चली आ रही है योजना, तो इसमें बहुत कुछ है नहीं कि टोलों की आबादी 100 या उससे अधिक है और वे अब तक पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं, तो उन्हें 12 मासी पक्की सड़कों से जोड़ना इसका लक्ष्य है। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधानों में संशोधन। जो सेतु योजना है उसमें कुछ संशोधन किया गया है। इसमें देखें तो ग्रामीण पथ आरेखन में निर्बाध संपर्क के लिए, ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्रों को संपर्क बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, ठीक, के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ से भी पूछे जाने की बहुत कम संभावना है। संशोधन के बाद क्या किया गया है देख लेते हैं कि 100 मीटर तक के पुलों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि 100 मीटर से ऊपर के पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि पिछले 2 वर्षों में बिहार में बहुत सारे ऐसे पुल थे जो टूट जा रहे थे। मानसून का समय आता है, बारिश होती है और लगातार पुलों की संख्या बढ़ती जा रही है टूटने वालों की। तो वहाँ पर ये सवाल उठाया गया कि वहाँ की इंजीनियरिंग कैसी है, क्या व्यवस्था है, सरकार क्या कर रही है। तो इस वजह से ये कुछ प्रावधान किए गए हैं। हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है बिहार हरित जलवायु कोष का गठन। ठीक, बिहार हरित जलवायु कोष का भी हाल ही में गठन किया गया है। बिहार मंत्रिमंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण, कार्बन न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली योजनाओं के वित्त पोषण हेतु बिहार हरित जलवायु कोष, बिहार ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक, और इसके उद्देश्य की बात किया जाए तो इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटना। ठीक, इस कोष की शुरुआत कैसे होगी? तो एक प्रारंभिक निवेश राशि के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी, जो राज्य में जलवायु और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बाजार से अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद करेगी। ठीक, तो यह बिहार के हरित बजट लक्ष्यों के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि बिहार 2020-21 में हरित बजट की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। एग्जाम की दृष्टि से केवल एक दो चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में कौन सा राज्य जो है जो हरित जलवायु कोष का गठन किया है। ठीक, तो बिहार है। बिहार ग्रीन क्लाइमेट फंड गठन की मंजूरी प्रदान की है, ये पता होना चाहिए। और बिहार के विषय में एक चीज ये पता होना चाहिए कि 2021 में बिहार हरित बजट की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। ठीक, तो ये 2 पॉइंट यहाँ से याद रखना। और आगे हम लोग बात करें तो बिहार में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र और 4 विस्तार केंद्रों का उद्घाटन किया। ठीक है, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र और 4 विस्तार केंद्र को उद्घाटन किया गया है। तो एमएसएमई का मतलब होता है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग।
मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जिले के बिहटा स्थित सिकंदरपुर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। ठीक, साथ ही उन्होंने मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर में विस्तारित केंद्रों की उद्घाटन उद्घाटन किए हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, तो हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं बिहार का मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बिहार को वर्ष 2030 तक पूर्णतः मलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं कि जिसके कारण बिहार का लक्ष्य इसके करीब पहुंच गया है। राज्य के सभी 38 जिलों में अप्रैल 2026 में 1000 की जनसंख्या पर मलेरिया मरीजों की संख्या 1 से कम रह गई है। बहुत अच्छा इसमें परफॉर्मेंस है। बिहार का मध्यवर्ती लक्ष्य वर्ष 2027 तक मलेरिया को कैटेगरी 1 से कैटेगरी 0 की श्रेणी शून्य स्थानिक मामले में लाना है। ठीक, यहाँ से हम लोग केवल एक चीज याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य कब तक का है। ठीक, तो 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक, इस चीज को याद रखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मध्यवर्ती लक्ष्य यहाँ से हम लोग याद रख लेंगे कि मध्यवर्ती लक्ष्य जो है 2027 मलेरिया को कैटेगरी 1 से कैटेगरी 0 की श्रेणी में लाने। ठीक, तो ये इसका मध्यवर्ती लक्ष्य है, तो ये दोनों पता होना चाहिए। यहाँ से हम लोग आगे बात करते हैं और नेक्स्ट है प्रोजेक्ट उड़ान। अप्रैल 2026 में पटना नगर निगम ने सफाई कर्मियों के बच्चों को यूपीएससी, बीपीएससी, जेई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने हो तो प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की है। ठीक है, यह एक प्रकार से कल्याणकारी है, बहुत अच्छी चीज है। तो हम लोग बात करें एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, तो एग्जाम की दृष्टि से हम लोग याद रखेंगे प्रोजेक्ट उड़ान किससे संबंधित है। ठीक, किससे संबंधित है, तो ये सफाई कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क यूपीएससी, बीपीएससी और जेई नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। ठीक, इसका जो है उद्देश्य है। और प्रोजेक्ट उड़ान किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार राज्य से संबंधित है, ये भी पता होना चाहिए। और हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं बिहार में वैश्विक पर्यटन हब का विकास। ठीक, तो अप्रैल 2026 में मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय की अध्यक्षता हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अवसंरचना के विकास, संपर्क सुधार और पर्यटकों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत करने पर बल दिया गया है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है बिहार के 24वें मुख्यमंत्री। ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बदले हैं। ठीक, तो 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इसके साथ ही वह राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता बन गए हैं। उनके साथ ही जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सम्राट चौधरी ने वर्ष 1990 में राष्ट्रीय जनता दल राजद से राजनीति की शुरुआत की और 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में सबसे युवा कृषि मंत्री बने। वर्ष 2000 और 2010 में वे परबत्ता से विधायक चुने गए थे और 2017 में सम्राट चौधरी भाजपा में शामिल हो गए और 2023 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने। जनवरी 2024 की बात किया जाए तो नीतीश कुमार में उप मुख्यमंत्री बने और वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास, पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभाला। ठीक, तो 2025 में विधानसभा चुनाव तारापुर से जीत दर्ज की थी। यहाँ से हम लोग एग्जाम की दृष्टि से केवल 2-3 चीजें याद रखेंगे। वो बिहार के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, 24वें बने हैं और भाजपा से बने हैं, भाजपा नेता हैं, ये भी पता होना चाहिए। और पता होना चाहिए कि ये 2025 के विधानसभा चुनाव में किस क्षेत्र से जीत दर्ज किए हैं, तो तारापुर क्षेत्र से। ठीक है, तो ये याद रखेंगे और बाकी एक दो चीज और याद रख लेंगे कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री कौन कौन है। दो लोग हैं उप मुख्यमंत्री, विजय कुमार चौधरी हैं और विजेंद्र प्रसाद यादव। ठीक, दो लोग उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हम लोगों का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड। ठीक,
वीवीपी सेकंड पर कार्यशाला। और अप्रैल 2026 को बिहार में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी सेकंड के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य के योजना और विकास विभाग द्वारा पटना में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में सीमावर्ती क्षेत्रों में समग्र विकास और निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने की है। ठीक, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए थोड़ा सा कि अभी हाल ही में बिहार में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दो, ठीक, कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है। तो पता होना चाहिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। तो इसमें पता होना चाहिए जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ठीक, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय कोई सीमा लग रही है, तो वहाँ पर जो एकदम छोर पर अंतिम गांव है, उन गांवों को विकास के लिए ऐसा प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। ठीक, बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है। जब बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर लगभग 1500 करोड़ सॉरी 15 करोड़ रुपए की लागत से पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और राजगीर स्थित स्टेट स्पोर्ट्स अकादमी में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो कहाँ पर किया जा रहा है ये चीज़ पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और राजगीर स्थित स्टेट स्पोर्ट्स अकादमी में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, इस सेंटर की स्थापना खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से शारीरिक और तकनीकी रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026। ठीक, 10 अप्रैल 2026 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के साथ बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली में संशोधन किया और 2026 प्रभावी हो गई। ठीक, बिहार सरकार द्वारा जनवरी 2026 में बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नियमावली का मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हम लोग देख लेंगे। सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करना और विभागीय अनुशासन बनाए रखना। सरकारी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते और न ही वह व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट बनाने हेतु आधिकारिक ईमेल या मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों, योजनाओं या अदालत के फैसलों, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी को पोस्ट नहीं कर सकते हैं। कार्यालय के अंदर रील बनाना, वीडियो शूट करना, लाइव ब्रॉडकास्ट करना या बैठकों का सीधा प्रसारण करना पूर्णतः प्रतिबंध है। ठीक है, इस नियमावली में यह भी प्रावधान है कि कोई भी गोपनीय दस्तावेज, आपत्तिजनक भड़काऊ सामग्री या किसी राजनीतिक दल, संगठन समर्थन, विरोध या पोस्ट को साझा करना नियमों के विरुद्ध माना जाएगा। यदि कोई कर्मचारी इन नियमों के उल्लंघन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सीधी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो एग्जाम की दृष्टि से हम लोग याद रखेंगे कि बिहार जो सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 है, इसमें क्या किया गया है, तो इसमें किया गया कि जो बिहार के सरकारी कर्मचारी हैं उन पे नैतिक नियम, ठीक, नैतिक नियम लाए गए और उनके कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक, उनकी दक्षता को सुधारने के लिए और विवाद को कम करने के लिए ये सब नियम लाए गए हैं। ठीक, जिसमें वो बिना अनुमति के सोशल मीडिया अकाउंट ये सब नहीं बना सकते हैं। बाकी ये सब देख ही रहे हैं, यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। बस एक ही चीज़ पूछ सकते हैं कि सेवक आचार नियमावली संशोधन किससे संबंधित है। हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं, यही इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। शुभम कुमार ये चर्चा में है थोड़ा से, तो इनको देख लें कि मार्च 2026 में शुभम कुमार विश्व के सभी 197 संप्रभु देशों की यात्रा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और एशियाई बन गए हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जा सकता है कि शुभम कुमार ये कहाँ के हैं निवासी, तो बिहार के हैं, ये पता होना चाहिए कि ये बिहार के हैं और 197 देशों की यात्रा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और एशियाई बन गए हैं। ठीक, भारत में तो हैं ही सबसे प्रथम और एशिया में भी सबसे कम एज के पहले व्यक्ति हैं जो
लगभग 197 जितने भी संप्रभु देश हैं उनकी यात्रा कर चुके हैं। ठीक, संप्रभु देश का मतलब समझ ही रहे होंगे कि ऐसा देश कि जिसके पास अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। ठीक, वो किसी बाहरी देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेता है, स्वतंत्र है, तो उसे संप्रभु देश माना जाता है। बाकी पॉलिटी में अच्छे से पढ़ते हैं इसको। और यह उपलब्धि ब्राजील की यात्रा को पूरा करके हासिल की। ठीक, इनकी जो लास्ट यात्रा है वो ब्राजील की थी। बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं ये, स्थान याद भी होना चाहिए कि ये मुंगेर के रहने वाले हैं। नोमैड शुभम के नाम से जाना जाता है इन्हें। ठीक, और इनकी 2018 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में अपनी यात्रा शुरू की थी। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है बिहार दिवस समारोह 2026। मार्च 22 मार्च 2026 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 114वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित बिहार दिवस समारोह 2026 का उद्घाटन किया। ठीक, तो बिहार दिवस समारोह 2026 का समापन 24 मार्च 2026 को हुआ। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का विषय या थीम थी उन्नत बिहार उज्जवल बिहार था। ठीक है, तो बिहार दिवस समारोह गांधी मैदान पटना में आयोजित हुआ। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया एवं पृथक राज्य बनाया गया था। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, जो बिहार राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। तो हम लोग एग्जाम की दृष्टि से यहाँ याद रखेंगे तो बिहार दिवस समारोह, इसके थीम क्या रही इस बार, तो थीम रही उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। ठीक, ये थीम रही। और यह जो समारोह है कितने दिनों तक मनाया गया था, तो 3 दिन तक मनाया गया था, ये पता होना चाहिए। और कहाँ मनाया गया, तो पटना में, जो पटना में गांधी मैदान है वहां पर इस समारोह का आयोजन किया गया। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, और क्यों मनाया जाता है 22 मार्च को ही, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक पृथक राज्य बनाया गया था। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। लोग आगे बात करते हैं बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये दूसरा है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज भागलपुर के अज अजगैबीनाथ धाम में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ठीक, यह ग्लास ब्रिज 30 मीटर लंबा है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं बिहार विश्व गौरव गौरव सम्मान 2026। ठीक, इसके विषय में देखा जाए तो अप्रैल 2026 में अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस 2026 के उपलक्ष्य में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में बिहार मूल के प्रवासी समुदाय के 4 लोगों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और बिहार के प्रति योगदान के लिए बिहार विश्व गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। ठीक, यह सम्मान पाने वाले 4 लोगों में विश्व बैंक समूह के जल विभाग के वैश्विक निदेशक सरोज कुमार झा, प्रफुल्ल डिजिटल के अध्यक्ष एवं सॉरी फुलक्रम डिजिटल के अध्यक्ष एवं संस्थापक राजेश सिन्हा, एएमडी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मुख्य सूचना अधिकारी हंसमुख रंजन तथा सिल्वामो के मुख्य डिजिटल एवं सूचना अधिकारी संजय चौबे शामिल थे। ठीक, यहाँ से मुझे तो नहीं लगता है कुछ पूछा जाएगा, बट याद रखना ये समारोह में 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग बात करते हैं आयुष्मान मंथन बिहार कार्यक्रम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और बात किया जाए तो 16 मार्च 2026 को पटना के स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम में आयुष्मान मंथन बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक, इस कार्यक्रम का उद्घाटन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। ठीक, तो कौन किए थे, मंगल पांडे किए थे। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने, इलाज में पारदर्शिता लाने और जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चर्चा की गई थी। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आम नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना इनका प्राथमिकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना आयुष्मान मंथन बिहार कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो पटना में। यहाँ से हम लोग केवल याद रखेंगे पटना के शास्त्री नगर में इसका
आयोजन किया गया, ठीक है। और हम लोग आगे बात करते हैं नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026, 12 से 15 मार्च 2026 के मध्य नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 का आयोजन राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर नालंदा बिहार में आयोजित किया गया। ये कहाँ आयोजित किया गया तो पता होना चाहिए, नालंदा में ही किया गया था। इस महोत्सव का विषय या थीम क्या है ये पता होना चाहिए। पुनर्कल्पित भारत, विश्व बंधु से विश्व गुरु तक, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये थीम जरूर याद रखना। पुनर्कल्पित भारत, विश्व बंधु से विश्व गुरु तक। और आगे बात करें, इस महोत्सव में भारत और विश्व के 70 से अधिक प्रसिद्ध लेखकों, दार्शनिकों, विचारकों और पत्रकारों ने भाग लिया। ठीक, तो ये पता होना चाहिए कौन कौन, इसका थीम यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, थीम ही पता रहना चाहिए, बाकी और बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी। अप्रैल 2026 में बिहार सरकार द्वारा पटना के पास एक ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह प्रस्तावित ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी पटना के पास 250 एकड़ में जापान और सिंगापुर मॉडल पर निर्मित की जाएगी। ठीक, पता होना चाहिए। अनुमानित निवेश कितना है, निवेश तो नहीं पूछा जाएगा, लगभग 550 करोड़ है। इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार कर ली गई है इसकी, पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से केवल एक याद रखेंगे, ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है। ठीक, कहाँ पर स्थापित की जाएगी, बिहार में। और बिहार में कहाँ स्थापित की जाएगी, तो पटना में। ठीक, बिहार में पटना सिटी के पास वहाँ स्थापित की जाएगी। और किसकी तर्ज पे की जाएगी ये भी पता होना चाहिए, जापान और सिंगापुर मॉडल पर यह निर्मित की जाएगी। यहाँ से बस यही इतना इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं, नेक्स्ट है एग्रो बिहार 2026। ठीक, 12 से 15 मार्च 2026 के मध्य राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला एग्रो बिहार 2026 का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। इस मेले का आयोजन जो है बिहार कृषि विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के सहयोग से किया। इस मेले में विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिदिन किसान पाठशाला चलाएगी, जहां डिजिटल खेती, एग्रो ड्रोन, पर्यावरण अनुकूल खेती के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान की गई। समापन समारोह में भाग लेने वाले कंपनियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिरला टायर्स को पहला, हैवेल्स इंडिया को पहला जो है, बिरला टायर्स को, और हैवेल्स इंडिया को दूसरा, और शक्तिमान एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक, तो एग्जाम की दृष्टि से हम लोग याद रखेंगे एग्रो बिहार 2026, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो बिहार में पटना के गांधी मैदान में किया गया। ठीक है। और इसमें जो पुरस्कार है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, पहला पुरस्कार किसे मिला है, तो बिरला टायर्स को, और दूसरा हैवेल्स इंडिया को, और तीसरा जो है शक्तिमान एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को। ठीक, तो यहाँ से ये दो तीन पॉइंट याद रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं, अगला है बिहार के नए राज्यपाल। बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं, यहाँ से पता होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक, इन्होंने मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लिया। तो पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से कि बिहार का अभी हाल ही में राज्यपाल चेंज हुआ है, तो बिहार के नए राज्यपाल कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। ठीक है, सैयद अता हसनैन ये बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। तो इनको शपथ कौन दिलाई, तो बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने। ठीक, तो ये एक दो पॉइंट यहाँ से याद रखना। अगला है, हम लोग आगे बात करते हैं बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण। ठीक, कि बिहार में अभी हाल ही में यकृत का प्रत्यारोपण किया गया। तो बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण लिविंग डोनर लिविंग लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक, पटना स्थित रूबन मेमोरियल अस्पताल में यह किया गया। लगभग 9 घंटे तक सर्जरी चली थी, जिसमें लीवर एंड किडनी कंसल्टेंट डॉक्टर मिलिंद कुमार और उनकी विशेषज्ञ टीम ने यह चीज किया है।
सर्जरी में एक 23 वर्षीय छोटे भाई ने अपने 31 वर्षीय बड़े भाई को अपने यकृत लीवर का एक हिस्सा दान कर नया जीवन दिया है। ठीक, तो एग्जाम की दृष्टि से हम लोग इतना याद रखेंगे कि बिहार का पहला जो सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण हुआ है, यह किस अस्पताल में किया गया है। ठीक, ये पता होना चाहिए, पटना की स्थित रूबन मेमोरियल अस्पताल। ठीक, ये पता होना चाहिए, बस यहाँ से केवल यही एक चीज पूछे जाने की संभावना है। आगे हम लोग बात करते हैं बिहार का तीसरा प्राणी उद्यान। ठीक, बिहार का तीसरा जो है ये जू पार्क है। हम लोग आगे बात करते हैं इसमें कि बिहार में मार्च 2026 में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक मंजूरी के बाद बिहार का तीसरा प्राणी उद्यान डोभी रोड पर जमारी के पास, ठीक, स्थापित किया जा रहा है। पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान और राजगीर स्थित जू सफारी के बाद यह राज्य का तीसरा प्रमुख वन्य जीव केंद्र होगा। तो एग्जाम की दृष्टि से हम लोग क्या याद रखेंगे, बिहार का तीसरा प्राणी उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो पता होना चाहिए बिहार का तीसरा प्राणी उद्यान उद्यान गया डोभी रोड पर। ठीक, गया डोभी रोड है, ये जमारी के पास स्थित है, वहां पर स्थापित किया जा रहा है। और पता होना चाहिए कि बिहार में दो और हैं जो पटना में स्थित हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान और राजगीर स्थित जो सफारी के बाद यह तीसरा है। ठीक, तो दो पहले से ही प्राणी उद्यान है। हम लोग आगे बात करते हैं, और ये प्राणी उद्यान का मतलब कि चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना है, ऐसा ना हो कि कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि चिड़ियाघर आ गया तो तुम लोग एकदम। आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बिहार के दो जिलों में डॉपलर वेदर रडार सिस्टम स्थापना। ठीक, बिहार के भी दो जिलों में जो वेदर रडार स्टेशन है उसकी स्थापना की जा रही है। तो बिहार के भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में राज्य के मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए डॉपलर वेदर रडार स्टेशन की स्थापना की जा रही है। इसरो और बिहार मौसम सेवा केंद्र बीएमएसके के सहयोग से इन राडार स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। दोनों जिलों में हाइब्रिड डॉपलर राडार लगाए जा रहे हैं जो आधुनिक तकनीक पर आधारित होंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से हम लोग याद रखेंगे कि बिहार में हाल ही में जो डॉपलर वेदर रडार स्टेशन की स्थापना की जा रही है, किन जिलों में की जा रही है ये चीज़ पता होना चाहिए, कहाँ की जा रही है, भागलपुर में और पश्चिम चंपारण जिलों में। ठीक, और किसके सहयोग से की जा रही है ये पता होना चाहिए, इसरो और बिहार मौसम सेवा केंद्र। ठीक, इन दोनों के सहयोग से यह लगाया जा रहा है। पता होना चाहिए कि बिहार में जो पश्चिमी जिले हैं इधर बाढ़ की संभावना अधिक रहती है। ठीक, अगर समय रहते सूचना मिल जाएगी तो नुकसान जो है कम होगा, तो उसी को देखते हुए ये सब किया जा रहा है। आगे बात करते हैं बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026। 21-22 फरवरी 2026 के मध्य पटना के बुद्ध मार्ग स्थित ताज होटल में बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव का 21 फरवरी 2026 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के मध्य बिहार में कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। तो इसमें से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026। ठीक, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, पटना के बुद्ध मार्ग स्थित ताज होटल में। ठीक, बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन कौन किया, तो उस टाइम जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। हम लोग आगे बात करते हैं बिहार का शिल्प ग्राम। ठीक, बिहार का पहला शिल्प ग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 21 फरवरी 2026 को मधुबनी जिले में, ठीक, मधुबनी जिले के जितवारपुर ग्राम में बिहार के पहले शिल्प ग्राम क्राफ्ट विलेज का कार्य आरंभ किया गया। मधुबनी जिले के जितवारपुर ग्राम में बिहार के पहले शिल्प ग्राम की स्थापना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार संग्रहालय के सहयोग से की गई। ठीक है, तो पता होना चाहिए, यहाँ से केवल एक चीज हम लोग याद रखेंगे कि बिहार का पहला शिल्प ग्राम, ठीक, कहाँ पर ये इसका निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पर बनाया जा रहा है या किसे घोषित किया गया है, तो पता होना चाहिए मधुबनी जिले में। मधुबनी जिले का कौन सा गांव है, जितवारपुर ग्राम। ठीक, यह बिहार का पहला शिल्प ग्राम होगा। हम लोग आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट है इसमें यहाँ से पुलिस दीदी पहल। ठीक, ये बिहार की प्रमुख पुलिस से संबंधित
पहल है। 20 फरवरी 2026 को बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पुलिस दीदी पहल की घोषणा की गई थी। पता होना चाहिए कि यहाँ सीधे क्वेश्चन बनेगा कि पुलिस दीदी पहल किस राज्य की परियोजना है या योजना है। तो पता होना चाहिए ये बिहार से संबंधित है। और इसमें इस पहल का उद्देश्य पुलिस और महिलाओं के बीच विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में विश्वास और संवाद को सुदृढ़ बनाना है। ठीक, पुलिस दीदी के रूप में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी और महिला पुलिसकर्मियों को गश्त के लिए 1500 स्कूटी और 2500 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। ठीक, सभी पुलिस लाइन में जीविका दीदी रसोई शुरू की जाएगी। तो ये सब पता होना चाहिए। पुलिस दीदी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि पुलिस और महिलाओं के बीच में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अर्ध शहरी क्षेत्रों में विश्वास और संवाद को सुदृढ़ बनाना प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, हम लोग आगे बात करते हैं सोनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हम लोग बात करें सोनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो 20 फरवरी 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा सारण जिले के सोनपुर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसे एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से बस इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की घोषणा की गई, वो कौन सा है? तो सोनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह किस प्रकार का हवाई अड्डा रहेगा? तो यह एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बिहार नक्सलवाद से मुक्त घोषित। ठीक, बिहार राज्य जो है नक्सलवाद से मुक्त घोषित हो गया है। तो इस टाइम देख ही रहे होंगे कि अमित शाह जो है ये बार बार कहते हैं कि देश को नक्सल मुक्त कर देंगे। तो धीरे धीरे बिहार हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, ये सब नक्सलवाद मुक्त हो चुके हैं। तो इसी क्रम में बिहार भी नक्सलवाद मुक्त हो गया। 19 फरवरी 2026 को बिहार को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मुंगेर जिले में माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के साथ हासिल हुई। अप्रैल 2026 में तेलंगाना राज्य को भी नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया। तो पता होना चाहिए कि बिहार को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया बस, और बाकी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। तो सुरेश कोड़ा, इनका भी नाम याद रख लेना कि इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, ये माओवादी थे। ठीक, IGIMS पटना का उत्कृष्ट पुरस्कार। ठीक, ये चीज याद रखना, इसे भी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 6 फरवरी 2026 को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS, ठीक, पटना को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, यह पुरस्कार जो है संस्थान को चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा और विशेष रूप से मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट के अंतर्गत बेहतरीन शोध कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। तो पता होना चाहिए कि जो IGMS पटना को उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये इसे प्रदान किया तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह प्रदान किया गया। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा द्वारा बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य क्या रहा? तो शहरी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की कार्य प्रणाली में बदलाव लाना है, यह प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसमें सभी निर्वाचित पार्षद मतदाता होंगे और गुप्त मतदान के आधार पर सदस्यों का चुनाव होगा। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक होगी। ठीक, संशोधन के बाद निर्णय क्षमता किसी एक महापौर मुख्य परिषद के हाथ में सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अस्थायी समिति में प्रतिनिधित्व के आधार पर फैसले होंगे। तो ये संशोधन हुआ, इस संशोधन के माध्यम से बदलाव क्या हुआ है, ये चीज पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य भी पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? शहरी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की कार्य प्रणाली में बदलाव लाना है। इसमें बदलाव क्या है? सभी निर्वाचित जो पार्षद होंगे होंगे सभी निर्वाचित पार्षद जो है मतदाता होंगे और यह गुप्त मतदान के आधार पर सदस्य सदस्यों का चुनाव होगा और इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक होगी। ये चीज पता होना चाहिए। बाकी आगे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना।
ठीक, ये पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। किसान सम्मान निधि योजना ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से है। फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री ने 2026-27 के बजट भाषण के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू करने की घोषणा की है। बिहार सरकार इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि के अतिरिक्त प्रदान करेगी। इससे बिहार के किसानों को 9,000 रुपए प्रतिवर्ष की सहायता प्राप्त होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें कितने जो है पैसे मिलेंगे प्रतिवर्ष, ये याद रखना। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रत्येक किसान को 3,000 रुपए सहायता राशि मिलेगी। ठीक, और एक चीज याद रखना है, यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ही है। तो इसके तहत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो पीएम किसान है, इसके तहत जो मिलने वाली राशि है 6,000 रुपए, इसके अतिरिक्त मिलेगा 3,000, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा प्रत्येक किसान को? 9,000 रुपए। आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट बात करते हैं एपीकॉन 2026। 29 जनवरी 2026 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में आयोजित एपीकॉन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। इसका समापन 1 फरवरी 2026 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अतिरिक्त वित्तीय सहायता। 29 जनवरी 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता को दूसरी किस्त की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए की पहली किस्त प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी के माध्यम से लाखों महिला लाभार्थियों के खाते में भेजी गई। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला उद्यमियों को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने को भी मंजूरी प्रदान की है। ठीक, पता होना चाहिए, बिहार में चुनाव के समय में इन सब चीज़ों की घोषणा होती है, जिससे थोड़ा सा ये विवादित भी रहा। बट इससे मतलब नहीं है, हम लोग याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता, अतिरिक्त वित्तीय सहायता क्या है इसमें कि रोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त की स्वीकृति हुई है। ठीक, तो इस योजना के तहत 10,000 रुपए की पहली किस्त प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से महिलाओं को दिया गया था। तो याद रखेंगे कितना है, तो 10,000 रुपए। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। 29 जनवरी 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, व्यापक पैमाने पर तकनीकी अवसंरचना का विकास करना और लगभग 2 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना। इस नीति के तहत सेमीकंडक्टर और एआई इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना की अनुमोदित लागत लगभग 100 करोड़ रुपए पर 1 एकड़ भूमि में मात्र 1 रुपए की टोकन राशि पर उपलब्ध कराई जाएगी। देख रहे होंगे कि बिहार भी इस टाइम सेमीकंडक्टर को लेकर अपनी नीति बना रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि बिहार में निवेश आकर्षित करना। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं, नेक्स्ट है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व। हम लोग बात करेंगे बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व। दिसंबर 2025 में बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद यह बिहार का दूसरा और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। कैमूर टाइगर रिजर्व कैमूर और रोहतास जिलों में विस्तारित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा भी इसे सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बन रहा है, तो याद रखेंगे कौन सा है, कैमूर टाइगर रिजर्व। और पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक, तो यहाँ से ये दोनों बातें याद रखेंगे। हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार के सम्मान प्राप्त करता।
26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025-26 से 20 असाधारण बच्चों को सम्मानित किया। इसमें बिहार के 2 बच्चे हैं, कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। समस्तीपुर के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को खेल श्रेणी में तथा कैमूर मोहनिया के 11 वर्षीय कमलेश कुमार को वीरता श्रेणी में मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। कमलेश कुमार का मरणोपरांत यह पुरस्कार अपने प्राणों की आहुति देकर दुर्गावती नदी में डूबते हुए एक बच्चे की जान बचाने के लिए दिया गया है। तो ये बहुत मार्मिक चीजें हैं, पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में क्या हुआ था। कमलेश कुमार जो है कि दुर्गावती नदी में एक बच्चा डूब रहा था, उसकी ये जान बचाई, लेकिन खुद ये डूबकर मर गए थे। तो उनको ये मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। और क्रिकेटर जो हैं वैभव सूर्यवंशी, ये तो तहलका ही मचा के रखे हैं क्रिकेट क्षेत्र में। तो 11 वर्ष, ये भी लगभग 14 वर्ष के हैं। तो इनको जो है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार सम्मान मिला है। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है मधुबनी राज्य में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। मधुबनी राज्य में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 23 से 24 दिसंबर 2025 तक मधुबनी राज्य में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित हुआ। इसका आयोजन जो है बिहार कला एवं संस्कृति और युवा विभाग द्वारा मधुबनी जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। इस महोत्सव का समापन जो है वाटसन उच्च विद्यालय के मैदान में हुआ। मधुबनी जिले में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की झांकी प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। कौन किया? तो मधुबनी जिले के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की झांकी। यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से बस यही याद रखना कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो मधुबनी राज्य में। ठीक, और इसका पुरस्कार जो है, प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो जो मधुबनी जिले की झांकी है, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव झांकी, पहला स्थान हासिल किया। ठीक है, तो बस ये इतना याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं बिहार @19 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 3। ठीक, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है हम लोगों की इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। 21 दिसंबर 2025 को बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 3 का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित ऑक्सफोर्ड कॉलेज में हुआ। इसका आयोजन जो है लेट्स एम्पायर बिहार अभियान के द्वारा किया गया। इस अभियान की वर्ष 2026 में हैदराबाद और नई दिल्ली में बिहार विकास शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित करने की योजना है। इस कॉन्क्लेव में बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार में निवेश प्रोत्साहन पर प्रकाश डाला। इस कॉन्क्लेव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता, युवा सशक्तिकरण और वर्ष 2047 तक बिहार के विकास हेतु एक रणनीतिक रोड मैप तैयार करना इसका उद्देश्य रहा। हम लोग देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से हम लोग यहाँ से क्या याद कर सकते हैं। तो बिहार @विजन 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 3, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये स्थान भी याद होना चाहिए। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। ठीक, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। तो हम लोग देख लेते हैं। और इसका आयोजन जो है लेट्स एम्पायर बिहार अभियान के द्वारा किया गया है, ये भी याद रखना। ठीक, और इसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री का नाम सॉरी कि उद्योग मंत्री हैं दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार में निवेश प्रोत्साहन पर प्रकाश डाला है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और हम लोग अब चलेंगे आगे और बात करते हैं 7 निश्चय 3। ठीक, हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2025 को बिहार में मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के आधार पर की विकास की गति तेज करने हैं तो वर्ष 2025 से 30 तक के लिए 7 निश्चय के गठन करने एवं इससे संबंधित संकल्प प्रारूप की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, हम लोग इसमें अगर देखा जाए कि निश्चय 3 के 7 संकल्प निर्धारित किए गए और वो 7 संकल्प कौन कौन से हैं। ठीक, तो हम लोग उस पर भी बात कर लेते हैं और देखते हैं जब हम लोग उस 7 निश्चय कौन कौन से हैं। ठीक है, संकल्प कौन कौन से हैं। जैसे निश्चय 3 में 7 संकल्प कौन कौन से हैं? तो पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, देश की समृद्धि, उन्नत उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन
और छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान, जीवन आसान। ठीक, ये 7 संकल्प हैं, ये पता होना चाहिए सातों। ठीक है, इन सातों के विषय में तुम्हें पता होना चाहिए और याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है यहाँ से कि 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें से कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं शामिल है। ठीक है, या कोई दे देंगे और पूछ लेंगे क्या ये 7 संकल्प में शामिल है कि नहीं, तो पता होना चाहिए। 7 निश्चय 3 जो है इसके विषय में पता होना चाहिए। और हम लोग चलते हैं और आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर मनीष मंडल। ठीक है, ये पता होना चाहिए इनके विषय में हम लोग। डॉक्टर मनीष मंडल 5 दिसंबर 2025 को पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और वरिष्ठ सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर मनीष मंडल को इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ICS के एशिया एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर चुना गया है। ठीक, और डॉक्टर मनीष मंडल का चयन सिंगापुर में आयोजित ICS के 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन के दौरान हुआ। ठीक, तो यहाँ से एक चीज याद रखना कि जो डॉक्टर मनीष मंडल हैं, ठीक, इनको एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर चुना गया है। ठीक, ये चीज याद रखना कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर किसे चुना गया है, तो बिहार के मनीष मंडल को। आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा। 2 चरणों, इसमें 6 और 11 नवंबर में संपन्न इस चुनाव, सॉरी 6 और 11 नवंबर, ठीक, ये 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव हुआ था। ठीक, जिनमें इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को प्रचंड विजय मिली और 243 सदस्यीय विधानसभा में NDA ने 202 सीटें हासिल की। ठीक, पता होना चाहिए कि यहाँ टोटल विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं, तो 243 बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव अभी हाल ही में हुआ है तो यहाँ की सीट ये पता होनी चाहिए। ठीक, और किसे कितनी सीट मिले ये तो पूछा जाना बहुत मुश्किल है, बट याद रखना कि कितनी सीट है यहाँ पर विधानसभा की, 243 है। विपक्षी महागठबंधन 35 सीटों तक सिमट गया था। और भारत निर्वाचन आयोग ECI बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सफल आयोजन किया, जिसमें मतदाता प्रतिशत लगभग 67.13% रहा, जो वर्ष 1951 के बाद का अब तक का सबसे उच्चतम प्रतिशत है। ठीक, इसमें महिला मतदाता लगभग 71% और पुरुष मतदाता 62% तक रहा। और पता होना चाहिए कि SIR के दौरान अंतिम मतदाता सूची में शामिल कुल मतदाता कितने थे, तो पता होना चाहिए 7,45,26,858। ठीक, ये डाटा याद रख लेना, हो सकता है ये लोग एग्जाम में पूछ लें। ठीक, क्योंकि बहुत हेर फेर हुआ था मतदाता सूची में, तो ये चीज याद रखना कितने हैं, 7,45,00,000। ठीक, केवल इतना भी याद रख लेंगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं इसमें, बाकी इसमें थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में अगर देखना चाहें तो देख लेते हैं, क्योंकि चुनाव हुआ है तो पूछ सकते हैं। चुनाव परिणाम के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 202 सीटें जीत दर्ज की। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, भाजपा ने 89 सीटें जीती, जीतकर राज्य की दूसरी बड़ी पार्टी बनी। ठीक, और JDU जो है ये 85 सीटें जीती थी। 3 वर्षों की प्रदेश यात्रा और भारी प्रचार के बावजूद प्रशांत किशोर, ठीक, कि जन सुराज पार्टी एक भी सीट जीत दर्ज नहीं की थी, ये पता होना चाहिए। और लोक गायिका मैथिली ठाकुर BJP अलीनगर सीट से विजयी रही। ठीक, मैथिली ठाकुर इस जीत के साथ बिहार की सबसे युवा विधायक बन गई। ये डाटा याद होना चाहिए कि बिहार की सबसे युवा, ठीक, बिहार की सबसे युवा विधायक कौन है, तो इस टाइम मैथिली ठाकुर है। ये लोक गायिका है। ठीक, पता होगा। धातव्य की रुपौली सीट से जनता दल यूनाइटेड कलाधर प्रसाद मंडल ने सबसे अधिक मार्जिन, ठीक, लगभग 73,572 वोट से जीत हासिल की। ये सब बहुत नहीं पूछेगा, ठीक है, केवल बस यही एक पॉइंट यहाँ से ये याद रखना, और कितनी सीट है ये पता होना चाहिए, मतदान कितना हुआ था और टोटल यहाँ के मतदाता कितने थे। CSIR हुआ था तो इस वजह से पता होना चाहिए थोड़ा सा। और यहाँ देख लेना एक बार एक नज़र में कि भारतीय जनता पार्टी को कितना 89 सीटें मिली थी, जनता दल यूनाइटेड को 85, और राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटें मिली थी,
और रामविलास की जो लोक जनशक्ति पार्टी है 19 सीट मिली थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीटें मिली थी। यहाँ से बहुत पूछा नहीं जाएगा ये सब, तो इस पे बहुत दिमाग नहीं खपाना है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं वर्ष 2025 में बिहार को कृषि क्षेत्र का 2 प्रतिष्ठित अवार्ड। ठीक, ये हम लोग देखते हैं, कृषि क्षेत्र को 2 प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। तो 12 नवंबर 2025 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण पीपीवी एंड एफआरए की 21वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान बिहार को कृषि क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मार्गदर्शन में पूर्णिया के मिथिलांचल मखाना उत्पादन संघ को मखाना उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे, तो नुकुल सिंह खीरमोहन धान हेतु। ठीक, रोहतास जिले के कृषक। आगे हम लोग बात करते हैं बिहार का सबसे लंबा पुल। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम ये पूछ सकते हैं कि नवंबर में केंद्र सरकार द्वारा गंडक नदी पर बनने वाले 12.0 मतलब कि 12 किलोमीटर के ऐतिहासिक मेगा ब्रिज को मंजूरी प्रदान की गई। यह पुल बेतिया पश्चिमी चंपारण से मनुआ पुल को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में तिवारी पट्टी सिरोही से जोड़ता है। ठीक, ये पता होना चाहिए, इसमें एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो गंडक नदी पर बनाया जा रहा है। और किसे किसे जोड़ रहा है, तो यह पुल जो है बेतिया पश्चिमी चंपारण में, मनुआ पुल को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर में तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तिवारी पट्टी सिरोही से जोड़ रहा है। ठीक, तो पश्चिमी चंपारण और कुशीनगर के बीच यह बनाया जा रहा है गंडक नदी पर। ठीक, ये पता होना चाहिए। और इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो लगभग 12.036 किलोमीटर। तो ये पता होना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पता होना चाहिए। बिहार के पटना में बंद पड़े कर बिगड़िया थर्मल पावर स्टेशन में भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा ये पता होना चाहिए, और भारत का पहला ऐसा संग्रहालय होगा। ठीक, इस प्रकार का संग्रहालय यह भारत का पहला होगा। यह संग्रहालय 3 एकड़ के परिसर में विकसित किया जाएगा, जिससे पूर्वी भारत के सबसे बड़े ऊर्जा थीम वाले सार्वजनिक स्थानों में से एक होगा। इस ऊर्जा संग्रहालय के निर्माण की जिम्मेदारी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी गई है। ठीक, अनुमान है कि अगले 2-3 वर्षों में संग्रहालय बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि जो भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय या कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो बिहार में बनाया जा रहा है। और बिहार में भी कहाँ बनाया जा रहा है इसकी बात किया जाए, तो बिहार के पटना में। ठीक, बिहार के पटना में जो एक करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन है। ठीक, करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन यहीं पर बनाया जा रहा है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं, नेक्स्ट है पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्जाम की दृष्टि से। 6 अक्टूबर 2025 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया। प्रथम चरण में 3 मेट्रो स्टेशन, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, आई आईएसबीटी 0 माइल और भूतनाथ को जोड़ते हुए कुल 5.3 किलोमीटर लंबे रूट पर पटना मेट्रो संचालित है। ठीक, जो पहला है वो कहाँ पर संचालित किया जा रहा है, कहाँ कहाँ, तो ये पता होना चाहिए। इसमें 3 मेट्रो स्टेशन है, कौन से, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल है, 0 माइल और भूतनाथ। ठीक, इन ये 3 स्टेशन है। और कितना लंबा है, लगभग 5.3 किलोमीटर है। और आगे बात किया जाए इसमें, तो भारत का 94वां रामसर स्थल। ठीक, ये तो बहुत पुराना हो गया, अब तो 100 हो गए हैं लगभग। तो अक्टूबर 2025 में केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगा बील झील को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इसके साथ ही भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रामसर स्थलों की संख्या 94। ये उस टाइम है, बाकी ये अक्टूबर 2025 की बात कर रहे हैं, बाकी आज के समय में देखेंगे 2026 में तो लगभग 100 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, तो लेकिन बिहार की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो गोगा बील झील है
इसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो ये पूछ सकते हैं भारत का 94वां रामसर स्थल कौन है, तो गोगा भील झील। ठीक। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं बिहार में कौन सी झील है जो अभी हाल ही में रामसर स्थल घोषित की गई है, तो गोगा भील झील। ये भी ऐसे भी पूछ सकते हैं, याद रखेंगे। और इसके साथ ही भारत में ये हो गया। और बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई, तो 6। गोगा भील को लेकर कुल 6 रामसर स्थल बिहार में हो गए। ठीक। कटिहार जिले में गंगा और महानंदा नदियों के बीच स्थित गोगाबिल झील को बिहार का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य होने का गौरव प्राप्त है, जिसका प्रबंधन समुदायों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ये पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, कटिहार जिले में। ठीक। कटिहार जिले में गंगा और महानंदा नदियों के बीच स्थित है। ठीक। आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मखाना महोत्सव 2025। ठीक। 4 से 5 अक्टूबर 2025 के मध्य मखाना महोत्सव पटना बिहार में आयोजित हुआ था। ज्ञान भवन पटना में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से शिवराज सिंह चौहान इस महोत्सव में भाग लिए। उन्होंने इस अवसर पर मखाना संस्कृत से समृद्धि रिपोर्ट का विमोचन किया। आयोजित रबी कार्यशाला कृषि संस्कार, यहाँ से देखो केवल एक ही चीज पूछेगा। ठीक है, एक ही चीज अगर पूछेंगे तो मखाना महोत्सव 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो पटना में। ठीक। पटना में किया गया। और कब से कब किया था ये भी डेट हो सके ध्यान देना, क्योंकि मखाना के लिए बहुत फेमस है बिहार। ठीक। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं उन्मेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025। ठीक। उन्मेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 25 से 28 सितंबर 2025 के मध्य इस महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन पटना बिहार में किया गया। इसे साहित्य अकादमी में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसे। बंगाल एवं सॉरी बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीति एवं कार्य योजना 2025। 25 सितंबर 2025 को 25 सितंबर 2025 को बिहार में बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीति एवं कार्य योजना 2025 का शुभारंभ किया गया। ठीक है। तो इसमें क्या पूछ सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, हम लोग वही देख लेते हैं थोड़ा सा। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के उल्लंघन पर नियोजक या मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाती है। ठीक है, इसके विषय में बता रहे हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत नियोजकों से 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। मुक्त कराए गए बाल किशोर श्रमिकों को तुरंत 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। देखो, ये जो बाल किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजना है, राज्य रणनीति कार्य योजना, पता होना चाहिए जो इसमें नियम है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कार्य के लिए, ठीक, किसी भी जैसे होटल हो गया या किसी शॉप पर, इन सब जगहों उसमें नियोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक। या कारखाने में अगर कहीं ऐसा नियोजन किया जा रहा है तो उसके लिए जो मालिक होगा उसे आर्थिक दंड दिया जाएगा। आर्थिक दंड है कितना, 20,000 रुपए से 50,000 रुपए। और जो वहां से किशोर रहेगा उसे मुक्त कराकर उसे 3,000 रुपए की आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी। ठीक। आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वो पढ़ाई की कर सके। ठीक। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। ठीक। लोग इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी 21 सितंबर 2025 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। ठीक। यहाँ से केवल एक ही चीज याद रखना कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया या साइंस सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है, तो पटना में। ठीक। पटना के राजेंद्र नगर में। आगे बात करें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार। 18 सितंबर 2025 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के विस्तार की घोषणा की है।
इसके अंतर्गत क्या है, इंटर उत्तीर्ण युवाओं युवतियों के लिए अतिरिक्त अब कला विज्ञान एवं वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवक युवतियों को भी लाभ का योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें देख लेते हैं कि 20 से 25 वर्ष आयु के स्नातक युवा युवतियों को क्या मिलेगा, नौकरी रोजगार ये तो प्रयासरत है, उनकी कोई स्वरोजगार नहीं है अथवा सरकारी निजी या गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है, तो उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्ष तक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, 1,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा और 2 वर्षों तक मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्णिया में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ठीक, प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री द्वारा पूर्णिया में ये किया गया। और 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पता होना चाहिए कि ये सितंबर की घटना है और अक्टूबर में चुनाव होने वाला था, तो ये सब होना तो लाजमी है। अपने यहाँ तो ऐसे ही चलता है, चुनाव आ गया तो फिर कुछ होगा, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। प्रधानमंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया। ठीक, ये पता होना चाहिए, मखाना बोर्ड जो है बिहार में। और बिहार का योगदान कितना है, 85 से 90% जो है देश के कुल मखाना उत्पादन का 85 से 90% योगदान बिहार का है। और हम लोग आगे बात करते हैं पूर्णिया जिला। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया जिले में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना है। ये चीज़, ऐसे चीज़ें जो है ना एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्या है सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा? ठीक, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बिहार के पूर्णिया जिले में। कौन किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, इस सुविधा को राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक, योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो चल रहा है उसी के तहत इसे स्थापित किया गया। हम लोग आगे बात करते हैं और नेक्स्ट है निफ्ट पटना ABFRL के मध्य समझौता। ठीक, हम लोग बात कर लें इस पे। तो 12 सितंबर 2025 को पटना में स्थित राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के मध्य स्वयं सहायता समूह जीविका की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से पूछे जाने की संभावना कम है। हम लोग आगे चलते हैं। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, बिहार की दो आर्द्र भूमियां, बक्सर जिले में स्थित गोकुल जलाशय और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित उदयपुर झील को रामसर कन्वेंशन की वैश्विक सूची में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया है। ठीक, ये चीज याद रखना कि कौन है गोकुल जलाशय, कहाँ पर है ये, बक्सर जिले में, और पश्चिमी चंपारण जिले की स्थित उदयपुर झील, ठीक, को रामसर कन्वेंशन का वैश्विक सूची में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया है। ठीक, और पटना में एपीडा के पहले कार्यालय का उद्घाटन किया गया। हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी कुछ है एग्जाम की दृष्टि से। तो 2025 को, सितंबर 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पटना बिहार में आयोजित बिहार आइडिया फेस्टिवल में कृषि एवं प्रसंस्कृत प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ईडा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। ठीक, और आगे देखते हैं हम लोग। उद्घाटन समारोह में जीआई टैग टैग मिथिला मखाना को 7 मीट्रिक टन खेप को न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका के लिए रवाना किया गया। यह निर्यात बिहार के दरभंगा की नेहोसी की संस्थापक महिला उद्यमी नेहा आर्या द्वारा किया गया। यहाँ से पूछे जाने की संभावना कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट बात करते, बस इतना ही था। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।